ठीक है। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, सेज। तो जो अगर सेज को एक्सपेंड करते हैं तो सेज की जो एक्सपेंड करके फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी सीरियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, सीरियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो प्रोसेस, पहले तो ये देखो कि पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब यूज़ क्या है सेज का। ठीक है, टेक्निक का। तो देखो तुम्हें फाइंड करना है कि तुम्हारे पास 2 सेल्स हैं, कोई भी टिश्यू की 2 सेल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो उसमें एक सेल नॉर्मल है, एक सेल किसी पैथोलॉजी से अफेक्टेड है, डिजीज से अफेक्टेड है। ठीक है, तो आपके पास 2 सेल हो गई। ठीक है, एक आपकी ये नॉर्मल है, दूसरी आपकी डिजीज वाली है। ठीक है, तो सेज इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट करके बताएगी कि नॉर्मल सेल में क्या अलग है और डिजीज वाली में क्या अलग है। सेज का फंक्शन ये है कि इनका डिफरेंशिएशन करना। अब पता है कि कोई भी जेनेटिक डिजीज़ होती है या फिर कोई भी वैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज़ या कुछ भी डिजीज़ होती है, तो उसके अंदर कुछ जीन्स के फंक्शन का अल्टरेशन होता है। ठीक है, कि हर एक डिजीज़ का एक जेनेटिक कोज भी होता है, कुछ ना कुछ जीन्स का रेगुलेशन, या तो अप रेगुलेशन या फिर डाउन रेगुलेशन, दोनों वे से पॉसिबल है। ठीक है, तो सेज आपको यही चीज़ डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ में कौन से जीन आपके अप रेगुलेट हैं, कौन से जीन आपके डाउन रेगुलेट हैं। ठीक है, कैसे वो देखते हैं मेथड, जब मेथड पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो सेज आपकी किसने ये इन्वेंट करी थी, आपकी वैल्क्यू लेस्क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है वैल्क्यू लेस्क्यू। ठीक है, तो सेज परफॉर्म करने के लिए आपके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसमें आप एक टैग्स यूज करते हो शॉर्ट सीक्वेंस के अराउंड 10 बेस पेयर के टैग्स। ठीक है, फिर उन टैग्स को यूज करके आप जो असेंबली आती है उसको असेंबली करते हो, उसको बोलते हैं कॉनकैटेनेशन। ठीक है, इससे पहले आपने बैक्टीरियोफाज, एक कॉनकैटेनेशन वर्ड पहले भी सुना हुआ है कि बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन किसी ने पढ़ा होगा, डीएनए का बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन पढ़ा था, उसमें कॉनकैटेमर्स बनते हैं। क्या होते हैं कॉनकैटेमर्स, एनी आइडिया? देखो जो फाज का डीएनए होता है, रेप्लिकेट होता है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया, ऐसे पहले सारे डीएनए रेप्लिकेशन के राउंड कंप्लीट होते हैं और वो सारे डीएनए की चेन्स एक दूसरे से जुड़ी होती है और फाज में पैकिंग सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, पहले जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, एक बार रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड राउंड रेप्लिकेशन का, थर्ड राउंड रेप्लिकेशन का। तो इस तरह रेप्लिकेशन में जब भी एक नया जीनोम जनरेट होगा वो दूसरे के साथ अटैच रहेगा, फिर उनको काट के स्लाइस करेंगे, एक एक में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक कैप्सिड में एक जीनोम को पैक करेंगे और एक नया फाज बन जाता है। ठीक है, ऐसे होता है फाज में रेप्लिकेशन। तो वो जो चेन बनती है ना, बार बार रिपीट होने वाली, जीनोम एक बार कंप्लीट रिपीट होकर दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, उस चेन को कॉनकैटेमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कॉनकैटेमराइजेशन का। ठीक है, तो डायग्राम पे चलते हैं प्रोसेस समझने के लिए। तो डायग्राम में सबसे ऊपर पहले स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको एमआरएनए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एमआरएनए सॉरी इसमें सीडीएनए से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा नॉर्मल सेल डिजीज सेल, दोनों से एमआरएनए आइसोलेट करो। ठीक है, पहले बताया था कि एमआरएनए आइसोलेट करना है तो क्या करोगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी करोगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सी बीड्स यूज करोगे, एमआरएनए की टेल क्या होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है एमआरएनए की टेल पे, तो बीड्स यूज करोगे जिसमें पॉली टी हो। ठीक है,
तो बीड्स क्या करेंगी, कॉलम का जो मैट्रिक्स होता है उस पे जो बीड्स होती है वो mRNA को ट्रैप कर लेंगी, बाकी का जो भी रिमेनिंग मटेरियल है वो नीचे फ्लो होके बाहर निकल जाएगा। सिर्फ कौन कौन ट्रैप होगा, mRNA ट्रैप होगा। ठीक है, mRNA आइसोलेशन हो गया। उसके बाद इस mRNA का तुम्हें क्या करना है, cDNA सिंथेसिस करना है। तो cDNA सिंथेसिस के लिए पहले क्या चाहिए होंगे, प्राइमर्स चाहिए होंगे। ठीक है, वही पॉलीएडेनाइलेशन टेल होती है इसके अंदर mRNA के अंदर। तो प्राइमर ऐसा लेंगे जिसमें पॉली टी हो। ठीक है, उस तरह से DNA का एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर RNAs को यूज़ करके इस जो आपका mRNA वाला स्ट्रैंड है इसको क्लीव कर देंगे और फिर इसका DNA का अपोजिट स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देंगे। ऐसे क्या होती है, आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ऐसे आपका mRNA से cDNA ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप आपका स्टार्ट होता है cDNA से। आपने mRNA आइसोलेट करके क्या बना लिया, cDNA बना लिया। ठीक है, और उस सेल के अंदर बहुत सारे mRNA प्रेजेंट होंगे ना, बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स के डिफरेंट mRNA। ठीक है, ये थोड़ी कि एक mRNA सारे प्रोटीन्स को कोड कर देता है, तो सभी के लिए अलग अलग mRNA, तो पूरा प्रोटीन प्रोफाइल चलेगा वहाँ पे। तो इसमें सिर्फ वही प्रोटीन्स आएंगे। कौन से प्रोटीन्स आएंगे, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वही क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे। ठीक है, तो mRNA को हमने कैप्चर कर लिया, mRNA से cDNA बन गया। देखो cDNA बनाते टाइम हमने क्या लिया है, आपका यहाँ पे लिखा होगा बायोटीन ओलिगो DT। ठीक है, तो जो आपकी ये वाला जो प्राइमर लिया है T वाला, इसमें जो थाइमिन है ना वो बायोटीन से लेबल है। ठीक है, बायोटीन जो कंपाउंड है उससे आपके थाइमिन से लेबल हैं। ठीक है, अब जो बायोटीन होता है वो स्टेप्टाविडीन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, आपका NLA3 एंजाइम डाला। ठीक है, उसने क्या करा, आपका थोड़ा सा जो ये एक्सेस cDNA था उसको क्लीव कर दिया और आपके पास क्या आ गई, एक छोटी चेन बच गई सिर्फ DNA की। ठीक है, उसने क्या कर दिया, थोड़े एक्सेस पार्ट को क्लीव कर दिया और आपके पास क्या बच गई, छोटी चेन बच गई। ये जब रिएक्शन आपने करवाई तब उस ट्यूब में आपने स्ट्रेप्टाविडीन की बीड्स डाली हुई थी। तो स्ट्रेप्टाविडीन की बीड्स के ऊपर क्या अटैच हो गया, आपका cDNA अटैच हो गया, क्योंकि वो cDNA किससे लेबल है, बायोटीन से, क्योंकि बायोटीन और स्ट्रेप्टाविडीन क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। फिर आपने एंजाइम डाल दिया NLA3, उसने एक्सेस DNA को क्लीव करके छोटा कर दिया इसको DNA को। फिर आपने वॉश दे दिया, तो जो DNA क्लीव हुआ था वो वॉश में निकल गया और जो रिमेनिंग है वो बच जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेप्टाविडीन से चिपका हुआ है और स्ट्रेप्टाविडीन की जो बीड्स हैं वो वहाँ पे कोटेड हैं जिस भी उसमें आप ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, तो वॉशिंग के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, क्लीव्ड DNA बच जाएगा। जो आपका ओरिजिनल cDNA था उसका कुछ पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लिंकर्स डालेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक 2 प्रिंसिपल्स बताए थे ना, उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था ना कि हम छोटे सीक्वेंसेस के टैग्स डालेंगे 10 बेस पेयर के अराउंड, वो आपके क्या है, लिंकर्स हैं। ठीक है, तो अब आपके जो लिंकर्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लिंकर्स डिफरेंट टाइप के उसके mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लिंकर्स अटैच होने के बाद क्या करेंगे हम, आपका एंजाइम डालेंगे क्या, BSMF1। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका ये स्ट्रेप्टाविडीन और बायोटीन वाला पार्ट था इसको यहाँ से क्लीव कर देगा। तो अब इस वाली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या बच गए, आपके पास कुछ पोर्शन ओरिजिनल DNA का बच गया, कुछ आपके जो आपका लिंकर था वो बच गया, दोनों तरफ देखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया आपने, जो ये एक्स्ट्रा DNA थे उसके ब्लंट एंड्स थे उसको कट कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद आपने क्या करवा दी, लाइगेशन करवा दी। देखो लाइगेशन करा दी तो ये लिंकर और ये लिंकर और इनके साथ जो DNA अटैच है वो होके कंप्लीट मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद आपने क्या कर दी, PCR। तो PCR से क्या बन गई, 4 कॉपीज बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा आपने, एंकरिंग एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे ही ट्यूब में आपके पास बहुत सारे वो बने होंगे
ये तो सिर्फ हम 2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना, और मैंने कहा था कि ट्यूब में बहुत सारे 100 ऑफ mRNAs प्रेजेंट होंगे, तो 100 ऑफ mRNAs के लिए सेम रिएक्शन हुई होगी और सबका रिजल्ट ये सेम आया होगा लाइगेशन और PCR एम्प्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम इसमें एंकरिंग एंजाइम डाइजेशन करेंगे और क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लिंकर्स डाले थे उन सभी को क्लीव करके वॉश कर देंगे। तो जब अब आपके पास नेट रिजल्ट क्या बचेगा, जो सबकी बीच की सीक्वेंस है वो अब यहाँ पे आपके पास आ गई है। ठीक है, और ये बीच की सीक्वेंस किस चीज़ की है, cDNA की, और cDNA किससे बना था, mRNA से, और mRNA उस सेल में उस टाइम पे एक्सप्रेस हो रहा था, जिन जीन्स का एक्सप्रेस हो रहा था। तो अब जब आप इसकी पोर्शन की सीक्वेंसिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ना कि किस जीन का पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जीन तो नोन है डेटाबेस में, और इस सीक्वेंसिंग का जब रिजल्ट आएगा वेक्टर में लाइगेट करके इसको सीक्वेंसिंग के लिए भेजोगे, जब इस सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आएगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये जो पोर्शन था ये उस जीन का था, और ये पोर्शन अगर सीक्वेंसिंग में डिटेक्ट हो रहा है तो मतलब उस टाइम पे वो जीन एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, ये पोर्शन उस जीन का था, जीन 2 का था, और वो जब हमने उसमें से mRNA आइसोलेट करा था उस टाइम पे वो जीन 2 एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, अब कितना एक्सप्रेस हो रहा था उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका रिलेटिव एक्सप्रेशन कैसे चेक करेंगे, अब हमें ये तो पता चलना चाहिए ना। देखो जीन तो नॉर्मल सेल में भी वो एक्सप्रेस हो रहा होगा, मान लो कोई ऐसा जीन है जो डिजीज में भी एक्सप्रेस हो रहा है और नॉर्मल सेल में भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो उससे कैसे पता चलेगा। तो अभी तक जो रिजल्ट आया था आपका वो किस टाइप का रिजल्ट आया था, आपका क्वालिटेटिव रिजल्ट आया था, सिर्फ है कि नहीं है ये पता चला था ना, क्वालिटी रिजल्ट आया था आपका, क्वांटिटी में रिजल्ट नहीं आया। तो अब इस रिजल्ट को क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो अभी ये काउंट करो आपके पास कितने कॉन्केटामर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं टोटल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 12 हैं। अब इसको क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास टोटल 12 है, तो टोटल 12 का पोर्शन निकालो कि देखो मान लो इसमें से ये जीन 1 के लिए ये है, जीन 2 के लिए, जीन 1 के लिए फिर से एक और रिपीट हो गया, जीन 1 के लिए फिर से एक रिपीट हो गया, तो जीन 1 के लिए कितने आ गए इसके अंदर, 3 आ गए। तो 3 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया, 25%। तो जो टोटल आप जो टैग्स थे, टोटल जो आपके कॉन्केटामर्स में थे उसमें तो 25% तो जीन 1 के ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इस तरह से तुमने जो क्वालिटेटिव रिजल्ट आया था उसको किस में चेंज कर दिया, क्वांटिटी में। मान लो ये नॉर्मल सेल है, इसमें जीन 1 के कितने सेगमेंट्स आए, 2 आए, ठीक है, और इसमें 10 आ रहे हैं, तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है जीन 2 का, पता चल रहा है ना क्वांटिटी देख के। तो इस तरह से तुम क्या फाइंड कर सकते हो कि दोनों सेल्स में डिफरेंट mRNA कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन सी डिजीज में कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, टेक्निक क्लियर है। तो इसका एक देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट आपका, जीन ए ये नॉर्मल सेल में है, ये आपका डिजीज वाली सेल में है, तो इसका क्या दिख रहा है हमें, ओवर एक्सप्रेशन दिख रहा है। जीन बी में नॉर्मल सेल में एक्सप्रेशन क्या है, लो है, डिजीज सेल में हाई है, तो क्या है, ओवर एक्सप्रेशन। जीन सी के अंदर क्या है, नॉर्मल सेल में हाई है लेकिन तो क्या हो गया आपका, लो एक्सप्रेशन हो गया, आपका जो एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस हो गया जीन का। तो मैंने कहा था कि डिजीज रिड्यूस होने से भी हो सकती है या फिर हाई होने से भी हो सकती है, दोनों कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट जीन्स के प्रोफाइल चेक कर सकते हो कि इस डिजीज में ये जीन एलिवेट हो जाता है, ये जीन आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आप टोटल प्रोफाइल निकाल सकते हो सेल की। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टडी करी भी हुई है, इसमें इस वाले पेपर में 3 स्टडी के एग्जाम्पल हैं, तो एक वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, किसी को इस टेक्निक में डाउट हो यहाँ तक? ये सेकंड स्टेप, अच्छा ये, हाँ इसमें क्या डाउट है बताओ।
हाँ, एंजाइम डाला है, उसने एक्स्ट्रा डीएनए को क्लीव कर दिया है, ठीक है। हाँ, ये बायोटिन देखो, अब जब नेक्स्ट रिएक्शन कराओगे तो उसमें जब डाइजेस्ट करोगे तो डाइजेस्ट के बाद वॉशिंग करनी पड़ेगी ना, तो वॉशिंग करोगे तो तुम्हारे डाइजेस्टेड डीएनए के साथ साथ जो तुम्हें बचा के रखना है वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए उसको किससे लेबल कर दिया था हमने स्टार्टिंग में, बायोटिन से। और जिस ट्यूब के अंदर, जिस एपेंडोफ के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो वो किसकी बीड से वो है, वो आपकी स्ट्रेप्टाविन की बीड से अटैच है उसके अंदर, ठीक है। तो जब स्ट्रेप्टाविन उस ट्यूब के फ्लोर पे चिपके हुए हैं तो वो अपने साथ इस रिमेनिंग डीएनए को भी चिपका लेंगे बायोटिन के साथ। तो जब वॉश करोगे तो जो सिर्फ कटे हैं वही बाहर निकल जाएंगे और जो आपको चाहिए वो ट्यूब के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। इसका ये लॉजिक है इसके पीछे, स्ट्रेप्टाविन के पीछे, ठीक है। फिर लिंकर्स आपका वो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव करते हैं कि जब आप 10 बेस पेयर की सीक्वेंस डाल के चलते हो, ठीक है। और ये आपके कॉनकैटामर्स आपका सेकंड प्रिंसिपल बताते हैं। तो देखो इस टेक्निक की एक वो बताओ, इसकी एक लिमिटेशन क्या होगी इस टेक्निक की। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है इसमें? mRNA, ठीक है। और mRNA का लेवल सेल में बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप थोड़े mRNA के साथ इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको परफॉर्म करने के लिए कितना mRNA की रिक्वायरमेंट होती है? 2.5 to 5 मिलीग्राम्स का आपका mRNA आपको चाहिए होता है ये टेक्निक करने के लिए। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या करा, उसके कुछ ये वर्जन्स आए हैं। इस टेक्निक के कुछ वर्जन्स निकाल रखे उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। देखो जैसे इसमें है, पहले सेज लाइट है आपका, ये सेज लाइट और पीसीआर सेज, ठीक है। टेक्निक तो सेज ही है लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रखा है तो उसको थोड़ा नाम अलग डिफरेंट दे दिया, सेज लाइट और आपका पीसीआर सेज। इसमें क्या करते हैं आप, जो सीडीएनए वाला स्टेप है ना उसके ऊपर पीसीआर कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, अमाउंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है, आगे के स्टेप्स करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा वर्जन क्या है आपका, माइक्रो सेज और सेड सेज। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है पीसीआर कर लेते हैं। देखो जब वो दोनों टैग्स कंबाइंड करके, उस वाला लिंकर का टैग और उस वाला लिंकर का टैग कंबाइंड करके क्या बनाया था, डाई टैग्स बनाया था। 2 टैग्स कंबाइन हो गए तो तब डाई टैग बना था ना वो पीछे। अब डाई टैग्स का पीसीआर कर लो, ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, रिजल्ट के टाइम जो आपको चाहिए उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है, डिफरेंट वर्जन्स है सेज की, ठीक है। तो उसके बाद जो अभी रिसेंट में जो है वो मिनी सेज है। मिनी सेज के अंदर इन्होंने 3 मॉडिफिकेशन करी है। तो जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है वो क्या है, इसमें जो एक एपेंडोफ कंपनी है जो अपने बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये सब एंजाइम किट्स वगैरह बनाती है, तो उन्होंने उनका एक सिस्टम है फेज लॉक जेल सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो डीएनए एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं वो, जब वो उसमें क्या है कि जो 7 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है और उन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मूला डिज़ाइन कर रखा है जिससे जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। तो उससे आपका जब एक्सट्रैक्शन के टाइम आपके जो VCDNA का है इनका लॉस नहीं होता, ठीक है। और क्या कर रखा है उसमें क्या है कि इसमें सेकंड मॉडिफिकेशन क्या कर रखा है कि जो आपके लाइगेशन अडेप्टर्स डाले थे ना हमने, वो कम अमाउंट में डालो ताकि वो पीसीआर के टाइम पे इंटरफेयर ना करे। क्योंकि जो लाइगेशन के बाद जो अडेप्टर्स बच जाते हैं जिनकी लाइगेशन नहीं होती, तो पीसीआर तो उनकी भी रन होगी, तो पीसीआर में उनका रिजल्ट ज़्यादा एम्पलीफाई होके आएगा। तो इसलिए अडेप्टर्स की अमाउंट को कम डालो, इतने ही अडेप्टर्स डालो जितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके साथ कंबाइंड होके एक्स्ट्रा अडेप्टर्स नहीं बचेंगे मिक्सचर के अंदर, ठीक है। ये सब इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस है मिनी सेज की, तो इसको एक अलग नाम दे दिया मिनी सेज, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है। तो चलो हमें अभी सीधा से एक स्टडी के ऊपर चलते हैं। ये एक स्टडी है, क्या है, टू असेस
द एंडोथीलियल सेल रिस्पॉन्स टू एंथ्रोजेनिक स्टिमुलस। आपको पता है एक डिजीज़ होती है एंथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, उसमें क्या होता है एंथेरोस्क्लेरोसिस में, सुना होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। वो कहते हैं ना इतना घी मत खा, उसके अंदर नसों के अंदर जमा हो जाएगा घी, आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। कौन से फैट की वजह से, एलडीएल्स की वजह से, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, उसको जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो आर्टरीज के अंदर सेटल हो जाते हैं और उनको क्लोग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एचडीएल अपने लिए बेनिफिट्स, जो लिपिड्स होते हैं वो एचडीएल अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, एलडीएल्स अपने लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऑयल वगैरह या घी वगैरह यूज करने से पहले उसमें देख लिया अगर उसमें एचडीएल ज़्यादा है कि एलडीएल ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हमें कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें अब जो आपकी आर्टरीज की सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स होती हैं आपकी आर्टरीज में। तो अब एक आप नॉर्मल पर्सन की आर्टरी से सेल लोगे जिसको ये मतलब एंथेरोस्क्लेरोसिस की कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है। एक आप उससे लोगे जिसकी आर्टरीज ऑलरेडी क्लॉग हैं, उसका जो एलडीएल्स का लेवल है हाई है, ठीक है। जब आप दोनों सेल्स के जीन्स का कंपैरिजन करोगे तो आपके कंपैरिजन के रिजल्ट में क्या आएंगे, इस स्टडी के अंदर उन्होंने 56 जीन्स को स्कैन करा है। वो 56 जीन्स का टारगेट लेके चले थे कि ये हमें 56 जीन्स जो है वो चेक करने हैं दोनों सेल्स में कितने कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उन 56 जीन्स में से 42 जीन्स ऐसे थे जो आपके डिजीज पर्सन वाली सेल्स है ना उसमें हाईली एक्सप्रेस हो रहे थे। तो इन्होंने शायद डिजीज पर्सन की सेल नहीं ली है, इन्होंने क्या करा था कि लैब के अंदर उस नॉर्मल सेल को स्टिमुलस देख के डिजीज वाली सेल में कन्वर्ट करा था। और स्टिमुलस किसका दिया था, आपका ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल था। इन्होंने नॉर्मल सेल को कल्चर करा लैब में और उसके कल्चर मीडिया में क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल डाल दिए। अब एलडीएल आते ही वो सेल वैसे ही नेचुरल डिजीज की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि नेचुरल डिजीज में भी क्या हो जाते हैं, एलडीएल इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेम वही रिस्पॉन्स आएगा सेल का, तो चाहे वो किसी के ह्यूमन बॉडी के अंदर इन विवो है या फिर वो लैब में इन विट्रो है, ठीक है। तो जो उनका 56 जीन का टारगेट था उनमें से 42 जीन्स का जो है एक्सप्रेशन है वो एलिवेटेड मिला। और ये 42 जीन्स कौन से थे, इंटरल्यूकिन 8, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन 1, वास्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, इसमें से कुछ मेन नाम दिए हुए हैं 42 के अंदर से। और ये जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो आपकी इन्फ्लामेशन है जो आपके सेल्स, ये इन्फ्लामेशन को कोज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन कोज होने से क्या हो जाता है, आपका जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा और इंटेंसिव हो जाता है, ठीक है। और इस रिजल्ट को आप क्या है वेरीफाई कर सकते हो नॉर्दर्न ब्लॉट से भी। नॉर्दर्न ब्लॉट का नाम सुना है, क्या होती है नॉर्दर्न ब्लॉट, एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए तो यहाँ भी है, उस पे आरएनए को जेल पे रन करके उसको रेडियो लेबल्ड प्रोब से डिटेक्ट करते हैं। तो देखो जैसा सेज में रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेज भी किस पे वर्क कर रहा है, एमआरएनए पे वर्क कर रहा है, तो नॉर्दर्न ब्लॉट में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। वही जो एमआरएनए सेज के अंदर डिटेक्ट हुए थे वही आपके नॉर्दर्न ब्लॉट में भी उनका बड़ा बैंड दिखेगा, ठीक है। ज़्यादा उस बैंड की विड्थ ज़्यादा दिखेगी, ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस होगा तो बैंड की विड्थ ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो आप इस सेम रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, आप नॉर्दर्न ब्लॉट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 डिजीज़ और दी हुई हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है, उनको पढ़ो तो उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जितने भी जीन्स हुए थे ये आपके क्या कोज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंथ्रोजेनिक स्टिमुलस, ठीक है, जो डिजीज़ को आगे प्रमोट करता है एडवांस स्टेट में, ठीक है। ये सारे जीन्स
जब हाईली एक्सप्रेस हो जाते हैं क्या हो जाता है, फिर आपकी डिजीज एडवांस स्टेट में प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपका किस में दिया हुआ है, ह्यूमन मोनोसाइट्स की स्टडी है, उनको एलपीएस से स्टिमुलेट करा है। एलपीएस क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड। जब बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसकी आउटर वॉल में क्या मिलता है, एलपीएस मिलता है। ठीक है, और जो मोनोसाइट्स होती है वो क्या करती है, पैथोजन पे अटैक करती हैं। तो उनको पैथोजन पे अटैक करने के लिए, स्टिमुलस कराने के लिए क्या कर दिया, बैक्टीरिया का एलपीएस डाल दिया। ठीक है, तो उसमें ये इस स्टडी में ये चेक कर रहे हैं कि जो नॉर्मल डीएक्टिवेटेड मोनोसाइट है, नॉर्मल मोनोसाइट है, और मोनोसाइट एक्टिवेट होने के बाद दोनों के जीन्स में क्या चेंज आता है। ठीक है, थर्ड स्टडी आपकी क्या है, इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। ठीक है, इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियम के अंदर। एन्यूरिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी कोई आर्टरी फट जाती है और वहाँ से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। और इस कंडीशन से क्या हो जाता है, जो आपकी ब्रेन का कौन सा पोर्शन है आपका, इसमें दिया होगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में हेमरेज हो जाता है ब्रेन के। ठीक है, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें यूएस से सफ़र करते हैं पर ईयर। ठीक है, तो बहुत कॉमन डिजीज़ है ये आपकी। तो इसमें देखा है कि जो एन्यूरिज्म होता है ना, वो सीधा नहीं है कि एकदम से फट गई, उससे पहले आर्टरी में कुछ डैमेज होता है, उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है बॉडी। जब वो रिपेयर नहीं होता तब वो आर्टरी क्या हो जाती है, फट जाती है डैमेज की वजह से, और वहाँ से ब्लड आपका लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब आर्टरी से ब्लड लीक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज। ठीक है, इसमें ब्रेन हेमरेज की बात कर रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है घर पे जाके। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है, स्टेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है।